स्टैंड बाय। नमस्कार, मैं राकेश परमार। भारत चीन विवाद हम सबको पता है, किस करवट जाएगा ये अभी तक पता नहीं हो रहा है। इस विषय पर दोनों सेनाएं अपने अपने बैरक से करीब करीब निकल गई हैं। समाचार के माध्यम से तो ऐसा लग रहा है कि कभी भी इसका बिगुल बजने वाला है। आज समाचारों से पता चला कि चीन ने शायद 3 बार के बिगुल का अनाउंस कर दिया है कि वो 3 बार बजेगा। शायद वो अपने लोगों को उस सिचुएशन के लिए तैयार कर रहे हैं कि अगर वाकई में युद्ध हो जाता है तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, यूज टू करवा रही है या उसको ट्रेनिंग दे रही है। इसी विषय में बात करने के लिए मैंने सोचा कि सेना के विषय में बात किसी सेना के बड़े अधिकारी के अलावा और कोई बढ़िया से समझा नहीं पाएगा। हमारे साथ पूर्व विंग कमांडर आदरणीय प्रफुल्ल बख्शी साहब हैं। बख्शी साहब को मैं सादर प्रणाम कर रहा हूं। और कुमार श्रीकांत जी हैं, सत्यनिष्ठी भारत के आप एडिटर इन चीफ हैं और आप 5 बजे से 6 बजे आप देखते होंगे इनके चैनल पर हम सब लोग आते रहते हैं। आदरणीय प्रफुल्ल बख्शी साहब भी आते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न आदरणीय प्रफुल्ल बख्शी साहब आपसे, बीइंग ए पूर्व सैन्य अधिकारी, ये जो रोज रोज समाचार चैनलों में युद्ध हो रहा है, क्या ये वाकई भारत चीन में युद्ध हो जाने जैसा आपको लग रहा है, क्योंकि आपके पास अपार अनुभव है, या ये सिर्फ समाचार चैनल में भारत चीन में ऐसा कुछ नहीं है? आदरणीय प्रफुल्ल बख्शी साहब। नहीं, ऐसी बात नहीं है। युद्ध कोई ऐसी अजीब चीज नहीं है। हमारी पूरी भारत की संस्कृति युद्ध पे ही बनी है। इससे पहले कि मैं आपका जवाब दे दूं, मैं आपको बता दूं, युद्ध हमारी संस्कृति का अंग है। मुगलों के आने से पहले हम जो थे उस कैटेगरी में थे, जैसे आजकल लोग कहते हैं ना शांति प्रिय देश। कोई शांति प्रिय देश नहीं थे। हमारे सारे राजा युद्ध करते थे, सब अपनी भूमि बढ़ाते थे। कश्यप सागर तक हमारा अधिकार था, इंडोनेशिया तक हमारा अधिकार था। कनिष्का ने पूरी चीन का कब्जे में करा हुआ था। लाहौर में उसका कैपिटल था, राजधानी, और फिर मथुरा में बनी। और जब अश्वमेध यज्ञ चलता था तो घोड़ा जमीन पे अधिकार करता था और उन लोगों को युद्ध करना पड़ता था। तो युद्ध हमारी संस्कृति और मानसिक भावना का एक अंग है। तो हम युद्ध से वाकिफ हैं। हाँ, युद्ध, ये दूसरी बात है, हम युद्ध से डरते हैं या युद्ध करना चाहते हैं, वो दूसरी बात है। भारत की जो फौजी है वो कभी युद्ध से नहीं डरता। युद्ध से डरने वाले होते हैं सियासत करने वाले, जिनके हाथ से सत्ता चली जाएगी, उनको डर लगता है युद्ध से करने के लिए। तो ये याद रखें, युद्ध से फौज नहीं डरती, क्योंकि हमारा जो फौजी जाता है उसकी माँ ने उसको पैदा करके, हर एक गांव में जो किसान होता है वही उसके बेटा फौज में जाता है। हम सब वहीं से आए हैं। और माँ और बाप बताते हैं तेरा काम है तलवार पकड़ना, बंदूक पकड़ना और देश की रक्षा करना। तो युद्ध हमारी मानसिक स्थिति में है। सर प्रफुल्ल सर, एक लाइट नोट पे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। एक लाइट नोट पर सवाल है आपसे। हाँ। ये चाइनीज पंजाबी गाने क्यों बजा रहे हैं? ये चाइनीज देखें आप तो वो लाउड स्पीकर में पंजाबी गाने बजा रहे हैं। क्या वो रिझाने की कोशिश कर रहे हैं या 1962 की तरह प्रवोक कर रहे हैं? आपको मैं बता दूं, चाइनीज क्यों बजा रहे हैं। मैं 1969 में जब मैं कमीशन मिल गई, मैं गया था। मेरे को जब पहले स्क्वाड्रन में ही मेरे को नाथुला भेजा गया था कि पूरी टारगेट्स को चेक करके आए। तो हम जब गए थे वहां पे लाउड स्पीकर पे लगा होता था, पर उस समय वो गाने नहीं बजाते थे, वो पॉलिटिकल स्पीचेस देते थे कि हमारे प्रधानमंत्री ने क्या कहा, साउथ इंडियन के लोगों को के लिए क्या बोला, महाराष्ट्रियन के लिए क्या बोला, आपस में लड़वाने की बात करते थे। ये 24 घंटे चलता था उनका। पर अब जो उनको पता चल गया है कि भारत इस बात से आगे निकल गया है, और जो चाइनीज भी जो जनता आई है वो इस तरीके से प्रभावित है भारतीय फिल्म वर्ल्ड से, बॉलीवुड से, कि वहां पे हर एक डांस में दिलेर मेहंदी का गाना लगता है। और वो किसी भी रेस्टोरेंट में चले जाइए, बल्ले बल्ले होती है वहां पे। तो ये चाइनीज जो हमारे पंजाबी गाने हैं भंगड़ा के, ये इनकी साइक में घुसे। वहां की जो लड़कियां हैं वो पंजाबी लड़कों को बहुत पसंद करती हैं, ये आप याद रखिए। और मतलब समय लेट हो गया थोड़ा, बख्शी साहब लेट हो गया, मतलब अगर ये बात बाद में पता चला है। हाँ, यही है बात। पहले होता तो हम थोड़ा लेट हो गया। हाँ। वही मैं कह रहा था ना कि थोड़ा लेट हो गया, ये बात पता चलते चलते। आप पता चलते क्या फायदा हुआ? अब क्या फायदा हुआ जब चिड़िया चुग गई खेत। अब हम सफर से निकल आए हैं, तो वहां अब हिरन आया है, हमारी बंदूक हमने रख दी, अब शिकार आया है।
वादा क्या? मतलब क्यों यहाँ लागू नहीं होता? वन से कप ऑलवेज ए कप, वन से कप ऑलवेज ए कप यहाँ लागू नहीं होता है? खैर, ये तो हंसने के लिए था। अगले बख्शी साहब, एक देखिए, आप लोग तो योद्धा लोग हैं, आप तो इस उम्र में भी अगर सरकार कहे कि आप मैदान जंग में आ जाइए तो कम से कम आप जहाज नहीं उड़ा सकते, तब जहाज उड़ाने वाले को मोटिवेट कर सकते हैं, उनको ये तरीका बता सकते हैं, आप अपार हो। लेकिन देखिए, बम जब गिरेगा ना, चाहे वो चीन पर गिरे या भारत पर गिरे, नुकसान तो आम सिविलियन को होगा ना। तो हम लोग जो ह्यूमन बींग है, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर अशोक ने पूरे दुनिया में फतेह पाया था, दुनिया में। अब सम्राट अशोक से ज्यादा किसको पता, लेकिन जब वो अंत में उसने भी हथियार रखा और बोला कि मैंने किसके लिए किया था, उसको भी बाद में ना घृणा हो गया था युद्ध से। तो हमने तलवार का ताप भी देखा है और उसका पश्चाताप भी देखा है। आप एक बीइंग फौजी, क्या आप ताप दिखाना चाहते हैं या पश्चाताप की सिचुएशन ना आए, उसको किस तरह से मैनेज किया जाए? एक फौजी से और एक पूर्व बुजुर्ग आदमी से, भारत के एक सीनियर सिटीजन से बात हो रही है, बोलिए। देखिए, ऐसा है, आपको मैं बता दूं, जिसकी आप बात कर रहे हैं उस आइडिया को पैदा किया था भारतीय संस्कृति ने। आपने महाभारत तो देखी है और पढ़ी भी है। आपको पता है कि महाभारत में क्या कितनी युद्ध के नियम बने हुए थे। बार बार में लोगों को बताया जाता था, आप ऐसा मत करिए। जो सूरज गुरूब हो जाता था, डूब जाता था, युद्ध बंद हो जाता था। क्यों बंद होता था ये किसी को नहीं पता। लोग कहते हैं कि एक दूसरे के खेमे में जाके हालचाल पूछिए, गलत। ये भी कहते हैं कि एक दूसरे की मरहम पट्टी करिए, ये भी गलत। युद्ध इसलिए बंद होता था कि रात के अंधेरे में आपको आपका टारगेट नजर नहीं आएगा, आप गलत आदमी को मार देंगे, सिविलियन को मारेंगे, आप किस घुड़सवार को एम कर रहे हो, किसान को लग जाएगा। ये है जो, इसके लिए उन्होंने रात के अंधेरे में युद्ध को बंद करने का नियम बनाया था। इसे ह्यूमैनिटेरियन लॉ कहते हैं। एक से एक लड़ेगा क्योंकि कम से कम हानि हो। अगर जो गिर गया है, जिसे हथियार डाल दिए हैं, आप उसको बाइज्जत पूरा का पूरा उसका सम्मान के साथ में बंदी बना लेंगे, पर उसको रखेंगे, उसकी इज्जत कम नहीं होने देंगे। स्त्रियों के ऊपर, बच्चों पे, यूनक पे, और जो लड़ाई नहीं कर रहे उनके ऊपर हमला नहीं होगा, उस स्थान पे हमला नहीं होगा। ये सारे के सारे नियम बने हुए थे। पर इस बात को सब राजा नहीं मानते थे। अशोका ने लड़ाई शुरू कर दी, सिविलियन मार दिए, वो सब भूल गए। पर कई लोग याद रखते थे, कई भूल जाते थे। इस प्रणाली का जो है अंतरराष्ट्रीयकरण हुआ 1859 में। एक स्विस जेंटलमैन थे, वो थे मिस्टर ऑनरी डूनॉन। वो जब उन्होंने एक कोई अपना बिजनेस का लेटर लेने नेपोलियन थर्ड से मिलने गए, तो नेपोलियन थर्ड सोल्फेरिनो में एक युद्ध कर रहा था। उसने उस युद्ध को देखा तो 40,000 लोग एक दिन में मारे गए थे। जो मर रहे थे उनको मरने दिया जा रहा था, जो डॉक्टर मदद करने जा रहे थे उनको गोली मार रहे थे, जो सरेंडर कर रहा था उसे गोली मार रहे थे। तो उसने कहा, भारत में, महाभारत में भी इन नियम को लिखा था कि ऐसा पागलपन नहीं होना चाहिए, हम लोग इतने पढ़े लिखे ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उसने किताब लिखी, मेमोरीज ऑफ सोल्फेरिनो, और एक उसने एक अंतरराष्ट्रीय बॉडी का स्थापना करी जिसको कि इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस कहते हैं। और रेड क्रॉस के ये नियम उन्होंने बनाने शुरू किए धीरे धीरे कि आप युद्ध में क्या एहतियात बरतेंगे, कौन सा बहुत अस्त्र बड़ा भयानक है, जैसे कि ब्रह्मास्त्र का बैन था महाभारत में, इस तरीके से यहाँ पे कौन सा अस्त्र ना इस्तेमाल किया जाए, कौन सी लड़ाई की प्रणाली ना इस्तेमाल की जाए, सिविलियंस पे हमला ना किया जाए, जो स्थान है सांस्कृतिक स्थान, जो पूजा करने के स्थान, उन पे हमला ना हो, जो सरेंडर कर रहा है उस पे हमला ना हो। और धीरे धीरे ये नियम बने। 4 जिनीवा कन्वेंशन बनी। जिनीवा कन्वेंशन 1 लड़ाई धरातल की लड़ाई के लिए, जिनीवा कन्वेंशन 2 समुद्री लड़ाई और उसमें जो प्रताड़ना है उसके लिए, कन्वेंशन नंबर 3 जिनीवा प्रिजनर ऑफ वॉर के लिए, और जिनीवा कन्वेंशन 4 सिविलियंस के लिए कि किस तरीके से सिविलियंस की और उसके साथ में किस उनकी रक्षा हो। और साथ में प्रोटोकॉल्स लिखे गए, प्रोटोकॉल 1 और 2। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर यह है कि
उनमें नियम बन गया था, प्रणाली बन गई थी, ये अस्त्र गैसेस, बैक्टीरियोलॉजिकल वॉरफेयर, ये इसका इस्तेमाल नहीं होगा। अपने अस्त्र के ऊपर जहर लगा के मारना, तलवार पे जहर लगा के मारना, बेनेट पे जहर लगा के मारना नहीं किया जाएगा। ये सारी की सारी चीजें की गई थी। और लड़ाई के डायरेक्शन ऑफ अटैक कैसा होना चाहिए ताकि सिविलियन आर्म पे हम खतरे में ना आए, और अगर कौन से समय पे हमला किया जाए, किस डायरेक्शन पे हमला किया जाए, ये सारी की सारी, ये इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस इसकी ट्रेनिंग देती है सारी दुनिया की कंट्रीज को, और हर एक फौज को ये ट्रेनिंग मिलती है, और भारत में भी है, चीन में भी है। तो पर ये कोई किसी को पकड़ती नहीं है, इसमें किसी पुलिस पावर नहीं है, पर सबको ट्रेनिंग देती है, किताबें देती है, इंस्ट्रक्टर्स जाते हैं। यानी कि मैंने भी ये काम किया है, मैं भी 37 कंट्रीज में होके आया हूं, मैंने भी ये प्रणाली ये किया है, लड़ाई में भाग लेने के बावजूद मैंने ये बताया है, और हम इसलिए अच्छी तरह बता सकते हैं क्योंकि हमने लड़ाई करी है। इसीलिए ये जो आप बात कर रहे हैं इसका पूरा ध्यान रखना चाहिए। हाँ, कोई उल्लंघन करता है तो उसकी प्रणाली भी है, इंटरनेशनल कोर्ट्स वगैरह बने हैं, पर वो बात हम बाद में कर सकते हैं। लेकिन सर उन लोगों को सजा नहीं होती है। चाइना और तमाम ऐसे देश हैं जो इन नियमों का उल्लंघन करते हैं लगातार। अमेरिका भी करता है, वियतनाम में आप देखें किस तरीके से किया है, कोरिया में देखें, लेकिन उन लोगों को सजा नहीं हो पाती। खास तौर से नहीं सर, जो 6 और जो 5 बड़ी कंट्रीज हैं जिनके पास वीटो पावर है यूएन में, वो गाहे बगाहे बातों को टाल देते हैं, कोई बड़ी कार्रवाई नहीं होती। नहीं, कुमार, मैं बता देता हूं आपको अच्छी तरीके से। इसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे ज्यादा अमेरिकन पे भी आरोप लगा, जर्मन्स पे आरोप लगा, सजाएं हुई, सबको हुई, ये नहीं सजा नहीं हुई, और अभी भी हुई है। इंक्वायरी चल रही है, गल्फ वॉर की इंक्वायरी चल रही है, अभी भी चल रही है। कितने साल निकल गए गल्फ को, 91 से 93 से अभी तक, अभी भी चल रही है। पर आप ये कह रहे हैं ये इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जब एक बार बात चली जाती है, हाँ सालों खींचती है क्योंकि लॉयर्स होते हैं। और क्या होता है, जिस भारत ने जिनीवा कन्वेंशन साइन किए हैं, चाइना ने साइन किए हैं, हमारे जब हमने रेटिफाई कर दिया पार्लियामेंट में तो हमारे पीनल कोड का अंग बन जाता है। अगर मैं एज अ ऑफिसर हनन करूं रुत के नियम का, तो आप मेरे को कोर्ट में ले जा सकते हैं, सिविल एज अ सिविलियन, एक पान वाला ले जा सकता है मुझको, ये है इसका मतलब। तो आप ये बात मत सोचिए, मैं आपको उनकी लिस्ट बता दूंगा जो अमेरिकन गए। आपने माइलाई मैसेकर सुना होगा, अब लेफ्टिनेंट केली को आजीवन कारावास हुआ था उसके लिए। ये बात ऐसी नहीं है, ये हम कहते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ऐसा नहीं है। हाँ, किसी को पता नहीं चले, चुपके कोई कर दे वो दूसरी बात है, क्योंकि हर जगह कैमरे नहीं लगे, हर एक को पता नहीं चलता। आईसीआरसी थोड़ी पुलिस का काम करती, आईसीआरसी नहीं करती ऐसा काम। ठीक है राकेश जी। प्रफुल्ल साहब, थोड़ा सा ना आप दाहिने तरफ रहिए, बाएं बोलते बोलते चले जा रहे हैं, दाहिने तरफ थोड़ा सा करें बीच में, और थोड़ा सर, और थोड़ा, हाँ बस, डन डन डन, एकदम डन, बहुत सुंदर शानदार। एक वीरेंद्र बहादुर सिंह जी है, वो कह रहे कि सर का इस उम्र में देख करके हमारा जोश दुगना हो जा रहा है, जवानी में कितने बड़े फाइटर रहे होंगे। तो मैं वीरेंद्र बहादुर कहता हूं कि फाइटर प्लेन चलाने वाला का जवानी जाता नहीं, हमेशा फाइट के मोड में रहता है। आप चिंता करें, भारत के फौजी इनको सबसे सलाम है। बख्शी साहब, मेरा मैं एक बात बता दूं, अभी भी मैं फ्लाइंग कर रहा हूं। मेरे को जो मेरे दोस्त एरोबेटिक कलाबाजी सीखना चाहते हैं वो मेरे को ले जाते हैं, मैं उनको सिखाता हूं। तो ऐसी बात नहीं है कि नहीं कर सकता। तो अभी भी कर रहा हूं मैं। मोदी जी को जरूरत पड़ेगी एक एयर फाइटर प्लेन चलाने वाला फौजी हमारे फेसबुक पर है, हमारे चैनल पर, ये मेरे लिए प्राउड की बात है। बख्शी साहब को सत नमन। बख्शी साहब, सोटियां मारी हैं आपने, सोटी कितनी मारी है, कितने घंटे की? बहुत सारे, काफी किए, ओवर 3,500। वाह वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, प्राउड है सर। हमारी रोट मतलब मैं पता नहीं किस जन्म का प्रताप है, आप जैसे महान आदमी का साक्षात्कार हो रहा। बख्शी साहब, ये राकेश परमार जैसे साधारण आदमी का बस का बात नहीं है, बट आपने मुझको अपना आशीर्वाद देना स्वीकार किया है। इस बात की जितनी तारीफ की जाए आपका सत सत मन है बख्शी साहब। एक बार पुनः आपको कुमार श्रीकांत साहब को नमस्कार। गुरु गोविंद दोनों खड़का को लागू पाए बलिहारी गुरु, आपने गोविंद जी मिला तो श्रीकांत जी को सादर प्रणाम। बख्शी साहब, एक प्रश्न हमेशा से भारत में अनुत्तरित है, उसका उत्तर नहीं मिला है। एक सिपाही इसको बता सकता है, युद्ध
बख्शी जी को लड़ना है, चाहे वो प्रफुल्ल बख्शी हो या जीडी बख्शी हो, मतलब जवानों को लड़ना होता है। लेकिन युद्ध कब लड़ना है, कैसे लड़ना है, ये हम जैसे मतलब राजनीतिक लोगों को बताना है, जिन्हें पता नहीं है कि मिलिट्री की वो हथियार कितने किलो की होती है जो सर पे लाद के हमारा फौजी जाता है, उसके जूते की वजन कितना है, उस एटमॉस्फेयर में -40 में रहना होता है। इसका कोई समाधान आप देखते हैं, कोई कोऑर्डिनेशन टाइप का आप चाहते हैं, या ये चाहते हैं कि भारत सरकार के प्रधानमंत्री कार्यालय में या रक्षा मंत्री कार्यालय में सेना से संबंधित लोग इस मामलों के सलाहकार नियुक्त हो, बनिस्पत जो आईएएस आईपीएस या जो राजनीतिक सियासत लोग होते हैं? इस विषय पर आपका क्या विचार है, एक सिपाही के दिल से बताइएगा। देखिए, ऐसा है, ये जो धारणा है कि हमारे को गलत कहीं कहीं पे सन 47 के बाद में थोड़े गलत डायरेक्शन ली। इन्होंने फौज को देखना ऐसे शुरू किया जैसे कि कोई बाहर से कोई फौज आई है किराए पे, जैसे बैंड आता है कि बैंड बजा के चला जाएगा बैरक में। इनको ये नहीं पता फौज आपकी संस्कृति का अंग है, आपका ही अंग है। और जहां पे देखिए, आपको परमार साहब बता दूं, जिधर जिधर गवर्नमेंट फेल हुई है फौज ने आके बचाया है। पूरी नॉर्थ ईस्ट में फौज ने इसको चलाया है। अगर जब पंजाब से आतंकवाद को हटाना था तो फौज ने किया था काम, पुलिस ने नहीं, फौज ने किया था। ये आपको मैं बता दूं किस तरीके से जनरल जोशी ने पूरी का पूरा जगह को घेरा और पुलिस को कहा तुम अंदर के घेरे में हो, सारे आतंकवादी जब तक नहीं निकलेंगे आप नहीं निकलेंगे। ये तरीका था। जहां पे गवर्नेंस फेल होती है, जब चाइनीज 62 में आए थे सब भाग गए थे, कोई सरकारी कर्मचारी नहीं रह गया था, फौज ही थी जिसने जाके जो कुछ बचाना था बचाया, जो किया, और पूरी एडमिनिस्ट्रेशन करी। जब बाढ़ आ जाती है सब खत्म हो जाते हैं तो फौज करती है, अर्थक्वेक आता तो फौज करती है, जब आपका पुल गिर जाता है कॉमनवेल्थ गेम्स में तो फौज आती है, बंबई में पुल गिर जाता है, जब आपके पुल बनाने वाले इंजीनियर फेल हो जाते हैं तो फौज आती है। फौज कहां नहीं जाती? फौज इसलिए क्योंकि आपको मैं बता दूं परमार साहब, मैनेजमेंट के सारे जो नियम हैं वो फौज से लिए गए हैं। जितनी पुरानी मैनेजमेंट की किताबें हैं प्रिंसिपल्स ऑफ वॉर और प्रिंसिपल्स ऑफ आर्मी से लिए गए हैं। जैसे फौज, इसीलिए कम्युनिकेशन, डेलीगेशन, ये सारे के सारे फौजी तरीके हैं, इसीलिए फौज को काम करना आसान होता है। पर कई बार ऐसा होता है कि सिविल महकमे में ब्यूरोक्रेसी, अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ले लीजिए, अगर आपने फौज को लाना शुरू किया तो उनको ओहदे नहीं मिलेंगे, उनको पोजीशन नहीं मिलेगी, तो 15-18 साल में जॉइंट सेक्रेटरी कैसे बन जाएगा? वो भी फौज की तरह 35-35 साल में कर्नल बनेगा। तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो इसको दूर करने के लिए इन्होंने कहा नहीं नहीं, फौज को दूर रहना चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आप देख रहे हैं। बिल्कुल, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का बिल्कुल ये कारण है, और कोई कारण नहीं है। ये किसी ने नहीं बोला कि डेमोक्रेसी में ऐसा चलना चाहिए, ये बात गलत है। और फौज जो है आपका बेटा है, एक बाप अगर अपने बेटे को से डर के सोएगा तो फिर वो कैसे रहेगा फैमिली बन के? क्योंकि बेटा लड़ता है, माँ की रक्षा करता है, बाकी घर में बैठते हैं, कोई दुकान चलाता है, कोई खेती करता है, वो जो बाहर रहता है वो भी माँ का बेटा है और वो माँ की रक्षा कर रहा है, सबसे बड़ा हक तो उसका है। पर हमारे को इस बात के अभी तक जो है गलत इस्तेमाल करके किया गया है, और किसी महकमे में ब्यूरोक्रेसी नहीं इतनी काम करती जितनी फौज में करने की कोशिश करती है। आपको एक छोटी सी बात बता दूं, जब अंग्रेज जा रहा था, जनरल लॉकहार्ट जो था अंग्रेजी कमांडर, वो नेहरू जी के पास गया, अपनी फाइल वाइल लेके सल्यूट किया कि साहब मैं अब जा रहा हूं वापस ग्रेट ब्रिटेन। उस समय हमारी 22.5 लाख फौज थी, 13 लाख नहीं थी, 22.5 लाख थी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद। उन्होंने कहा आपकी बहुत बड़ी फौज है, पर ध्यान रखिए चीन जो है ये गलत काम कर रहा है, आपको फौज को इस्तेमाल करना पड़ेगा ढंग से, इनकी ट्रेनिंग कराइए। तो नेहरू जी ने कहा आप क्या बात करते हो, हमें फौज की जरूरत नहीं है, हम तो पुलिस से काम चला लेंगे, चीन हमारे भाई हैं। और ये सब कुछ करके जो आपने फिर देखा उसका नतीजा अभी तक भुगत रहे हैं। आज रात को मैं आपसे बात कर रहा हूं उसी दिन के कारण जब नेहरू जी ने लॉकहार्ट को यह बात कही थी। फिर 62 में जो आई, जो आपने देखा क्या हुआ, जिस तरीके से फौज को चलाया गया, उनको आपको रोना आ जाएगा। फौजी जो था गर्मी के कपड़े पहन के बर्फ में नाथुला में जा रहा है, उसको पास पूरे का पूरे कोट नहीं है,
और उसके बाद बंदूक नहीं है, बंदूक है तो एम्युनिशन नहीं है, और आप लड़ रहे हैं। और फिर जब चाइनीज को हम मार सकते थे क्योंकि हमारे पास एयरफोर्स थी, उनको किसी ने बताया नहीं था, कोई फौजी नहीं था उनके प्लानिंग में, किसी की सुनते नहीं थे। उन्हें किसी ने कह दिया, फॉरेनर ने, अरे चाइनीज आएंगे तो उनकी एयरफोर्स तुम्हारे बॉम्बे, कलकत्ता, इलाहाबाद, मद्रास, कानपुर सब जगह बॉम्ब कर देगी, आप एयरफोर्स को मत लाइए। उन्होंने एयरफोर्स को नॉर्थ ईस्ट से पंजाब और दिल्ली भेज दिया, 6 स्क्वाड्रन। अगर वो 6 स्क्वाड्रन काम आते तो आपकी 2.5 to 3 ब्रिगेड ऑफ चाइनीज पीओडब्ल्यू बनती और जीत आपकी होती, पर आपकी हार हुई तो मेनन थे सर। बख्शी साहब, यही प्रश्न एक पत्रकार से, एक मिनट श्रीकांत साहब, जो प्रश्न हमने एक फौजी से पूछा, सेम प्रश्न एक पत्रकार से है। आप बताइए इसमें क्या है? हम फौज के डिसीजन फौज के हाथ में देंगे, वो बढ़िया है कि राजनीतिक हाथ में देंगे? दोनों की कॉन्फ्लिक्ट अपने इंटरेस्ट के अलावा और क्या है? जैसा कि बख्शी साहब ने अंत में एक बात बोला कि शायद उनको किसी ने कहा कि अगर आप एक बम गिराओगे तो उसके पास भी तो बम है, आप एनिमी को कमजोर कैसे आंक रहे हैं? उसके पास भी तो बम है, उसका भी तो बम आपको डैमेज कर सकता था। तो वो फौज वाले लोग तो हमेशा चढ़े और खड़े रहते हैं, हमारे प्राउड है वो लोग। लेकिन एक आदमी उसमें नरम दल और गरम दल भी चेंज हो, एक नरम सोचने वाला चाहिए। एक पत्रकार के नाते बताइए कि पंडित जी ने क्या सोचा होगा? ये तो फौज के नाते, ये कुमार श्रीकांत पत्रकार से प्रश्न है मेरा। देखिए, मेरा मानना है कि उस वक्त के जवाहरलाल नेहरू जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, उनको इस बात का आइडिया भी नहीं था। और जैसा कि प्रफुल्ल सर ने बताया कि उनके पास अगर फौज का अधिकारी जाता है फौज ब्रिगेड को लेकर कि साहब ये सारी चीजें हैं, इस तरीके से हम बढ़ा सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं, चीजों को अच्छा कर सकते हैं, नेहरू जी ने भी उसको भी डस्टबिन में डाल दिया। और सबसे खास बात है कि अगर आप मेनन साहब की बात करें तो 1962 के युद्ध को हारने में नेहरू जितने जिम्मेदार हैं उतने मेनन साहब भी हैं, क्योंकि मेनन के हाथ में ही सब कुछ था। रक्षा मंत्री से लेकर तमाम काम उनके हाथ में थे। उन्होंने कहीं ना कहीं मिसकैलकुलेशन किया, 1962 को लेकर मिसकैलकुलेशन किया, और चीन की उस चालाकी में लगातार वो भी फंसते गए, अपनी सरकार को फंसाते रहे। तो इसमें कोई दो राय नहीं कि देखिए, चीन को भारत बहुत बेहतर उस वक्त डिफीट कर सकता था अगर एयरफोर्स का इस्तेमाल किया जाता। और मैं आपको बता दूं कि जब युद्ध लड़ा जा रहा था तो जवाहरलाल नेहरू ने एक लेटर भेजा उस वक्त के अमेरिकन जो है उनको भेजा, राष्ट्रपति को, और कहा कि हम आपकी सारी चीजें मानने के लिए तैयार हैं, आप मुझे हेल्प कीजिए। अब मुझे बताइए, 6 घंटे के बाद वो दूसरा लेटर लिखते हैं जिसमें कहते हैं कि पहले आप हेल्प कीजिए फिर हम आपकी बातें मानेंगे। तो क्लियर कट है ना कि उनका दिमाग जो है, डिसीजन जो है, कॉन्फ्लिक्ट में जा रहा था। प्रफुल्ल जी, वो उन्होंने लेटर लिखा, मुझे 12 स्क्वाड्रन स्टार फाइटर के चाहिए, रात को लिखते अपनी एयरफोर्स को भेज दिया और अमेरिकन को बुला रहे हैं, ताकि उनको ये डर था। सी, उनकी इंटेलिजेंस नहीं थी, आपने इंटेलिजेंस यूनिट को डेवलप नहीं किया था, इंटेलिजेंस मतलब दुश्मन के बारे में कुछ पता नहीं था। उस समय चीन के पास सिर्फ 4 बॉम्बर्स थे, उनकी भी रेंज नहीं थी और उन सबको फ्यूल प्रॉब्लम थी। अब आप बताइए, ये हालत चीन की थी और हम ऐसे मारे डर के, मतलब गीदड़ को शेर समझ रहे थे। ये सारी हमारी प्रॉब्लम। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं जो मैंने नहीं बताई, हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है, उन्होंने कान भर दिए थे नेहरू जी के कि आप फौज से जरा सावधान रहिए। कंबोडिया, थाईलैंड, बर्मा, पाकिस्तान, हर जगह इन्होंने कूडी कर दिया है, तो हुकूमत छीन ली है। भारत में भी ना कर दें, अभी अभी ये बड़े अंग्रेजों के साथ होके आए हैं ये। और इसीलिए उन्होंने ब्यूरोक्रेसी, नेहरू जी मान गए और उन्होंने धीरे धीरे हर एक लड़ाई के बाद आपकी फौज की तनख्वाह कम हुई, फौज की पेंशन कम हुई और ऑर्डर ऑफ प्रोटोकॉल में नीचे कर दिया। देखिए, आपको पता है एक रैंक होती है पुलिस कप्तान एसपी को कहते हैं। वो एक आर्मी का कैप्टन जाता था, एसपी बनता था। धीरे धीरे आप उसने अब एसपी को अपने कर्नल के बराबर बना दिया और जो नीचे जितने जूनियर आईएएस ऑफिसर थे उनको आपने सीनियर रैंक दे दिया, ताकि फौज को आप छोटा करिए तो फौज अपने बड़े ओहदे में बैठ ना पाए। ये सारा का सारा तरीका किया उन्होंने, अभी तक कर रहे हैं। और हमारी जो थोड़ी बख्शी साहब, हाँ जी, अब जो सीडीएस की स्थापना हुआ है, बीती टाइम भी सारे आगे के, अभी जो सीडीएस बने हैं जनरल बिपिन रावत साहब, इसको आप किस दिशा में देखते हैं? सुधार के तरफ कदम है? एक ही आदमी के जब कमांड होगा ऐसी परिस्थिति आती है,
या सिर्फ ये भी एक मिट्टी के माधव है? इनका उपयोगिता क्या है फौजी के नाते? देखिए ऐसा है, आप ध्यान से सुनिए, ये बहुत अच्छा स्टेप है, पर इसमें आदमी की पर्सनैलिटी काउंट करती है। इसका मतलब है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को किस तरीके से जॉइंटली इस्तेमाल किया जाए। एक लेकिन प्रफुल्ल सर, स्टार तो उतने ही है। नेवी का जो चीफ है उसके पास भी उतने स्टार हैं, विपिन जी के पास भी उतने स्टार हैं, तो स्टार मैं भी मानता हूं, प्लस करना चाहिए था ना सर। आप कुमार साहब, मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूं। मेरा ही सजेशन था इनको 5 स्टार बनाया जाए, मेरा सजेशन था, मैंने टेलीविजन पे भी बोला था, पर वो कोई बात नहीं, पर उनका औहदा ऊपर है, उसमें कोई बात नहीं। देखिए आर्मी में भी होता है, कोर कमांडर भी लेफ्टिनेंट जनरल होता है, आर्मी कमांडर भी लेफ्टिनेंट जनरल होता है, बट उसका औहदा ज्यादा होता है। आर्मी चीफ का 4 स्टार होते हैं, वो सबसे ऊपर होता है, तो इनका भी 4 स्टार है। पर मैं आपको भाई बात समझा दूं क्यों बनाया गया है, ताकि जब लड़ाई होती है, आजकल की लड़ाई में तीनों अंग इकट्ठे लड़ते हैं। आर्मी और एयरफोर्स जहां पे इकट्ठा लड़ेगी, जैसे जर्मन्स ने पूरे यूरोप को 15 दिन में क्यों परास्त किया था, क्योंकि ये टेक्निक थी, जॉइंट ऑपरेशंस। जॉइंट ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए आपको एक जॉइंट ऑफिस की जरूरत होती है, जो थिंकिंग करके एक साथ पूरा प्रपोजल गवर्नमेंट के पास ले जाता है, वो सीडीएस करता है, और फिर जॉइंट ट्रेनिंग, जॉइंट एक्सरसाइज की बात होती है। इसलिए यह बहुत जरूरी है, पर यह नहीं, वो आर्मी का काम नहीं करता, आर्मी को कंट्रोल नहीं करता, वो आर्मी चीफ को हुक्म नहीं दे सकता कि तो आप ये करिए, आर्मी चीफ वही करेगा। इसी दिक्कत को मैं बता रहा हूं आपको। आर्मी में या तमाम सेनाओं में क्या होता है कि एक ही समान अगर आपकी रैंक है तो वो आपकी बात नहीं मानेगा, क्लियर कट है, आनाकानी भी कर सकता है। लेकिन एक रैंक ऊपर है तो वो ऑर्डर है। तो ये क्या विपिन रावत अभी तीनों को ऑर्डर देने लायक हैं? क्या ऑर्डर साइन कर सकते हैं? मैं आपसे सीधा सीधा ये पूछ रहा हूं। सीडीएस कभी ऑर्डर नहीं देता, सीडीएस गवर्नमेंट का डिसीजन देता है, डिसीजन देगा, ऑर्डर नहीं देगा। मैं आपको बता दूं, आर्मी चीफ सीडीएस के नीचे नहीं है, पर जब ऑपरेशन जॉइंट होता है तो वो सीडीएस की बात को सुनता है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो डायरेक्टली ऊपर जा सकता है डिफेंस मिनिस्टर का कि ये नहीं, ये गलत है। ये ऐसी चीज है, इसको अब मैंने आपको अभी एक बताया है, कोर कमांडर भी लेफ्टिनेंट जनरल है, और एक आर्मी कमांडर के नीचे 3 कोर होती हैं, पर तीनों लेफ्टिनेंट जनरल आर्मी कमांडर की बात मानते हैं, वो भी लेफ्टिनेंट जनरल है। ये नहीं है कि नहीं मानते, ये आपको किसी ने गलत बताया है कि एक हाँ, बड़ी रैंक देने से उसकी इज्जत ज्यादा होती है, क्योंकि उसका कमांड ज्यादा होता है, उसकी फाइनेंशियल पावर ज्यादा होती है, उसकी अथॉरिटी ज्यादा होती है, इसलिए। तो क्या डिसीजन ले सकते हैं अगर विपिन रावत को, एक मिनट राकेश जी, अगर विपिन रावत को कोई डिसीजन लेना हो सेना को लेकर या उनके डिप्यूटेशन को लेकर, तो क्या वो डिसीजन ले सकते हैं? आपको लगता है क्या उनको डिसीजन लेकर आगे स्वतंत्र प्रभार नहीं है उनके पास? हाँ, अगर उनका सुनिए होते हैं कैबिनेट में। हाँ सुनिए, अगर मामला है जॉइंट ऑपरेशंस का, जॉइंट ऑपरेशन, नॉट डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्मी, जॉइंट ऑफ आर्मी, एयरफोर्स, नेवी का इकट्ठा, तो विपिन रावत साहब जो कहेंगे वो सबको बताया जाता है और वो मानते हैं। पर अगर वो ये कहें कि नहीं, आप अपनी मद्रास रेजिमेंट को वहां से निकाल के वहां पे गढ़वाल रेजिमेंट रखिए, आर्मी चीफ कहेगा नहीं। ये सबको अपना 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 दायरा पता है, ये दायरे में काम करने वाली बात होती है, ऐसा नहीं होगा प्लीज। ये सीडीएस हो सकता है, अगर हो सकता है कि पहली एक्सपेरिमेंट है। अगर सरकार, देखिए जब कारगिल युद्ध हुआ था उस वक्त ये सोचा गया था कि एक आदमी हो, तो ये सीडीएस का स्थापना हुआ। अगर कुछ ऐसे एक्सपीरियंस आएंगे कि इनका स्टार बढ़ा दिया जाए, तो जैसा कि आपने कहा था कि मैंने सजेशन 5 स्टार कर दिया जाए, उनको 5 स्टार कर दिया जाए, नोटिफाई कर दिया जाए कि भाई कि इनकी ऑर्डर सुपीरियर ऑर्डर होगा, इट मे बी इंक्रीज्ड। मैं इसलिए कहा था, मैंने ये नहीं कि इनकी हुकूमत आर्मी पे अच्छी होगी, नहीं, इसलिए कि उनका औहदा होगा, उनको कोई ओवर रूल नहीं कर सकता मिनिस्ट्री में, वो फिर डिफेंस कैबिनेट सेक्रेटरी से ऊपर आ जाते। इसीलिए मैंने कहा, क्योंकि मेरे ख्याल से राइट अंडर द डिफेंस मिनिस्टर द फर्स्ट पॉइंट ऑफ अथॉरिटी शुड बी द सीडीएस, ये होता है। हाँ, ये एक जेन्युइन बात, ये आपने जेन्युइन बात कहा।
मतलब अभी जो डिफेंस सेक्रेटरी है वो सीडीएस से ऊपर है? नहीं, अभी डिफेंस सेक्रेटरी नहीं, कैबिनेट सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी है। डिफेंस सेक्रेटरी तो एक लेफ्टिनेंट जनरल से भी ऊपर नहीं है। वो दूसरी बात है कि वो मुनीम के हाथ में खाता होता है तो सब उसको सलाम करते हैं, ये बात है। एक जो कैबिनेट सवाल है, डिफेंस सेक्रेटरी सीएनसी के भी नीचे होता है। सर एक सवाल, एक जायज क्वेश्चन है, आप जरा, मैं चाहूंगा आप उसका उत्तर दीजिएगा। अमेरिका में पेंटागन है, पेंटागन में जितने भी लोग काम करते हैं वो सभी लोग सेना के रिलेटेड ही हैं। और अगर डिफेंस का कोई व्यक्ति रखता है या किसी व्यक्ति को रखा जाता है और डिफेंस का मिनिस्टर बनाया जाता है या विदेश किसी को मंत्रालय दिया जाता है तो वो ज्यादातर डिफेंस के या सेना से जुड़े हुए लोग होते हैं। वहां तो आज तक कू नहीं हुआ, तख्ता पलट नहीं हुआ। लेकिन भारत में ऐसा क्यों होता है सर कि जो डिफेंस को लेकर तमाम डिसीजन मेकिंग पावर बनती है उसमें सेना से जुड़े हुए लोग नहीं होते? आपको मैंने बता दिया, पहले ही बता दिया, ये सन 55 में ही डरा दिया था कि आप बच के रहिए। और इसलिए डराया था कि ये नहीं कि खतरा था, इसलिए डराया था कि इनके ओहदे ब्यूरोक्रेट को मिले, इसीलिए कर रहा था। इन्होंने कहा हम प्राइम मिनिस्टर को डरा देंगे, वो इनको नीचे कर देंगे और सारी की सारी पोस्ट हम ले लेंगे। ये चतुराई थी, ये चतुराई करी। फौज का मुंह बंद होता है, ये डिसिप्लिन होते हैं, अब बोलते नहीं, न बोले ना कुछ नहीं है, वो करता हाँ 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 मिलाते रह गए। ये काम अमेरिका में अगर करके देख लीजिए, अगर एक बार भी ऐसा कोई स्टेप आ जाए वहां पे तहलका मच जाएगा। यहां पे नहीं हुआ, क्योंकि हमारी जो एक बात है, हम जिस तरीके से हुकूमत में और जिस तरीके से ओबेइंग द ऑर्डर का एस्पेक्ट बना है, हमारी फौज अमेरिकन आर्मी से कहीं ऊपर है इस कंसेप्ट में। ओबेइंग द ऑर्डर, लॉयल्टी, जिस पे बहुत हम ऊपर हैं, जितना ऊपर अमेरिका नहीं है। पर अमेरिका में स्टेप्स अच्छे बनाए गए हैं शुरू से, इसीलिए ये तरीका ठीक है। हमारे को मैं पूरी खत बात कर दूं, हमारे को ब्यूरोक्रेसी चाहती नहीं है कि फौज ऊपर आए। वो इसलिए नहीं कि फौज टेक ओवर कर लेगी, वो इसलिए कि उनकी प्रमोशन एवेन्यूज खत्म हो जाएंगी। ये प्रॉब्लम है, इसीलिए फौज को ये बहाना बनाया है कि सिविल ओवर मिलिट्री। देखिए एक बोलते हैं कि डेमोक्रेसी में सिविल अथॉरिटी शुड बी ओवर मिलिट्री अथॉरिटी। सिविल अथॉरिटी का मतलब है, ये लोग कहते हैं सारा ब्यूरोक्रेसी भी सिविल अथॉरिटी है, नहीं। सिविल अथॉरिटी का मतलब है इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज सुपीरियर टू द सिलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव। मिनिस्टर, एमएलए, एमपी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव होता है। आईएएस, ब्यूरोक्रेसी, आर्मी, पुलिस सिलेक्टेड होते हैं। हम सिलेक्शन एग्जामिनेशन देके सिलेक्ट होते हैं। हम भी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल हैं, वो भी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल हैं, दोनों ही रिप्रेजेंटेटिव हैं। पर ये जो तरीका है ये कोई समझता नहीं है। ठीक है राकेश जी। बख्शी साहब, अभी जैसे हमने देखा कि राजनाथ सिंह जी और चीन के उनके काउंटर पार्ट के साथ मीटिंग हुई थी, या अभी रशिया में जो मीटिंग हुआ था, तो हमने वहां के रक्षा मंत्री को देखा कि वो मिलिट्री के वर्दी टाइप में थे, चीन वाला भी था। इसका क्या कंसेप्ट है? मतलब क्या वो सेना के लोग होते हैं, या वो चूंकि रक्षा मंत्री इसलिए वो रक्षा की यूनिफॉर्म में होते हैं? इस विषय में कृपया मार्गदर्शन करें। वो सेना के होते हैं, वो पीएलए, वहां पे सारे के सारे फौजी वर्दी पहनते हैं क्योंकि फौज में काम किया होता है। यहां तक कि अमेरिका में भी देखा गया, हालांकि वर्दी नहीं पहनते, पर सब फौज में काम करके आए होते हैं और रिटायरमेंट के बाद नहीं वर्दी पहनते, वो दूसरी बात है। पर पीएलए का दूसरा मामला है, वहां सबके सब फौजी होते हैं। इस महकमे में फौजी है। हाँ, वहां का उनका रेलवे मिनिस्टर फौजी वर्दी नहीं पहनेगा, पर उनका डिफेंस मिनिस्टर फौजी वर्दी पहनेगा। लेकिन सर पीएलए तो पूरा फौजी है। पीएलए फौजी है। अब लेकर मैं चलिए अब आते हैं वापस चीन पर, आते हैं वापस चीन विवाद पर। अब आप जरा चीन को समझते हैं, मिलिट्री की तरीका समझते हैं। हम अपने देश में जिस तरह से आप पाते हैं कि खुफिया व्यवस्था हमारी मजबूत है कि हम उसको असेसमेंट करने में भूल कर गए 62 वाली लड़ाई में, तो चीन के पास भी खुफिया तंत्र होगा। हाँ, इंटेलिजेंस, वही खुफिया इंटेलिजेंस। अब मैं ये पूछ रहा हूं आपसे कि ये जो हम लोग डोकलाम में देख रहे हैं, तिब्बत में देख रहे हैं, आप एक पेंगोंग में आ गया, एक
वेनटॉप की कौन सी एक जगह आ रही है जहां कॉन्फ्लिक्ट एक दूसरे के विरुद्ध हो रहा है। तो क्या ये ध्यान भटकाने के लिए चीन कर रहा है या वाकई वो देख रहा? देखिए, जो जहां पर फतेह किया उससे 300 किलोमीटर दूर के सीमा पर हो रहा है, जबकि 1500-1600 किलोमीटर का हमारा बाउंड्री है। इसका क्या उपाय है कि हम हर जगह तो हो नहीं सकते, तो क्या करें कि चीन को लगे कि हम हर जगह हैं? देखिए प्रफुल्ल सर, एक मिनट, त्रिशूल जो है वो 62 में चाइना ने ऑक्यूपाई कर लिया था, लेकिन फिर भारतीय सेना ने उसे वापस ले लिया था, और सारा बखेड़ा त्रिशूल को लेकर ही है शायद, मुझे जहां तक लगता है। नहीं, त्रिशूल की बात नहीं है। त्रिशूल अब कई जगह चले गए थे, चाइना वहां रह नहीं सकता था। चाइनीज हाई ऑल्टीट्यूड में रह नहीं सकते, उनकी ट्रेनिंग नहीं है। सबसे ज्यादा लफेड़ा यही है चाइनीज सोल्जर को। वो ठंड में चाइना में होती है, पर हाई ऑल्टीट्यूड में नहीं काम कर सकता, वो पहाड़ी पे नहीं कर सकता। एक मिनट प्रफुल्ल सर, इसमें वन चाइल्ड पॉलिसी भी है, वो बता देता हूं मैं। वो तो दिखा रहा था, वो दिखा रहा है। वो ऐसा है कि पहले जो था, जब वन चाइल्ड पॉलिसी नहीं थी, चीन के जो सोल्जर्स थे वो ऐसे तबके से आते थे कि वो काफी देर तक फौज में रह के काम करते थे, और हमारी तरह रेगुलर 25-25 साल काम करते थे, 20-20 साल, 15-15 साल। पर अभी जो आ रही है फौज चीन की, वो आ रही है वन चाइल्ड पॉलिसी के तहत। जो लड़का बड़ा हुआ है और जो लड़के होते हैं, ये जो उनकी सबकी अब वो मॉडर्नाइजेशन इतनी हो गई है चीन में कि सब अब कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, एमबीए करना चाहते हैं। फौज को किसी से कोई इतना प्यार नहीं करता, वो इसीलिए फौजी हुकूमत से डंडे के जोर पे इनको 5 साल या के लिए फौज में जाना पड़ता है। जब ये फौज में जाते हैं तो जल्दी से जल्दी अपना काम खत्म करके भागना चाहते हैं। यहां तक कि हमारे को ये बताया गया है, हमने इनके पॉलिटिकल कमिश्नर से बात करी थी और उन्होंने कहा था कि हमको पता नहीं अब आप कैसे अपने फौज को कंट्रोल करते हैं। हमारा तो हर हफ्ते जो है फौजी नीचे जाना चाहता है, लड़कियों के साथ में कैसीनो जाता है, उसको डांस करना है, उसको ऐसा, ये लाइफ है। अब आप हमारे फौजी कोई कहेगा कि मैं सियाचिन छोड़ के मैं जा रहा हूं वहां पे भंगड़ा करने और मैं डांस करने रोहतक? कोई कहेगा ऐसे? ये चीन को प्रॉब्लम है, और इसीलिए एक लाइट नोट, ठीक है, एक लाइट नोट बताऊं मैं, अगर वो भांगड़ा बजाए ये सबसे बड़ा नोट है। एक मिनट, नहीं, एक चीज राकेश जी एक मिनट, मैं टोकता नहीं हूँ, लेकिन एक चीज मैं बताऊं, मैंने सुना है कि चाइना में विनी द पू बैन है, विनी द पू द कार्टून। तो क्यों ना भारतीय, क्योंकि वहां के राष्ट्रपति को शिटलर नाम है उनका, हिटलर नाम नहीं है, शिटलर है, तो शिटलर को बहुत डर लगता है विनी द पू, क्योंकि पूरा विश्व उनको शिटलर कहता है और विनी द पू के नाम से चिढ़ाता है। तो क्यों ना भारतीय सेना जो है विनी द पू के गाने बजाए, म्यूजिक बजाए, उससे ज्यादा वो मुझे लगता है चाइनीज नहीं होंगे अगर भारतीय सेना ये करेगी। मेरे को लगता है ये बड़ा इफेक्टिव तरीका होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रही है। विनी द पू के रिकॉर्ड इश्यू कर दिए जाए और उनकी दवाई उनको खिलाई जाए। अरे सर, बैन है चाइना में, विनी द पू का कार्टून बैन है। अगर किसी के पास विनी द पू की एक छोटा सा कार्टून का एक पैम्पलेट मिल जाता है इतना छोटा, तो उसे सख्त से सख्त सजा होती है। तो क्यों नहीं, आप ठीक कह रहे हो। नहीं आप नहीं है। वो पंजाबी सुना हम तो विनी द पू सुनावे। नहीं, वो पंजाबी इसलिए बजाते हैं, हमारे लोगों को रिझाने के लिए कि देखिए हम आपके दोस्त हैं। वो एक्चुअली पॉजिटिव एंगल से बजाते हैं। हाँ, तो वो इसलिए के जाते हैं। मैं आपको बता दूं, वो उनका ये प्रॉब्लम है, और वो उनको इंफीरियरिटी की प्रॉब्लम है, क्योंकि उनके सारे के सारे सोशल जो होते हैं वहां सब के सब फिल्मी गाने बजते हैं सारे। ये जितने बॉलीवुड के गाने, वो आपको नहीं पता, मेरे को नहीं पता, वो बजाते हैं वहां गाने। मैं जाके देखा है, बेलारूस वगैरह जाके देखा था, हर जगह ये दिलेर मेहंदी और बल्ले बल्ले हर एक रेस्टोरेंट में वो चल रहा है। ये बड़ा फैल गया है बात। एक्चुअली भारतीय संस्कृति ने ऐसा प्रहार किया है सांस्कृतिक तरीकों से, सांस्कृतिक हमला हुआ है मतलब उनके ऊपर। बिल्कुल। अच्छा बख्शी साहब, फिर चीन के बॉर्डर पे आते हैं, चीन विवाद पाते हैं, क्योंकि मेरा मुद्दा चीन विवाद ही था। अभी 3 चरणों पर भारत चीन वार्ता हो रहा है। लोकल कमांडर स्तर पर वार्ता हो रहा है, विदेश मंत्रालय स्तर पर वार्ता हो रहा है, रक्षा मंत्रालय स्तर पर वार्ता हो रहा है, लेकिन अभी
जिनपिंग और मोदी के स्तर पर कोई डायलॉग आया नहीं, ना तो मोदी ने कोई युद्ध करो ना करो कहा, ना ही जिनपिंग ने कुछ करा है। इसको आप किस तरह से देखते? मोदी जी बॉर्डर पर गए थे, उन्होंने चीन का नाम लिया, उनको लेना भी नहीं चाहिए था, वो अपने जवानों का मोटिवेट करके आए। तो ये आप एक फौजी के नाते क्या देख रहे हैं कि वो जो कमांडर स्तर पर बात होती होगी उसका क्या मतलब है, जो विदेश मंत्रालय स्तर पर बात होती है उसका क्या मतलब है, जबकि एक नया है उसको अगला क्वेश्चन करूंगा। पहले आप इस विषय में बताएं कि तीनों का क्या मतलब है, क्या तीनों इफेक्टिव है या ये दुनिया को दिखाने के आई वॉश है? असल में हो क्या? आई वॉश नहीं होता, ये ऐसा होता है कि कई जगह पे जो कि जेन्युइन मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाती हैं दो फौज के बीच में, मैं आपको बताता हूं। तो उसकी फ्लैग मीटिंग अरेंज की जाती है। फ्लैग मीटिंग अब एक व्हाइट फ्लैग लेके व्हाइट दोनों साइड से जाते हैं, एक बीच में स्थान में मीटिंग होती है। यहाँ पे रेड क्रॉस भी जो होती है कई बार ये मीटिंग्स करवाती है, दोनों साइड की मीटिंग। अगर कोई ह्यूमैनिटेरियन काज है, जैसे कि बहुत सारी डेड बॉडीज पड़ी हैं उनको हटाना है, पीओडब्ल्यूज को एक्सचेंज करना है, तब ये रेड क्रॉस काम आती है। इनको फ्लैग मीटिंग्स भी अरेंज कराती है। पर ये फ्लैग मीटिंग से मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होती है कि रात को फायरिंग शुरू हो गई और कोई बेवजह फायरिंग शुरू हुई, दोनों जगह फायर कर रहे थे, तो फ्लैग मीटिंग में फिर ये बात बताई जाएगी कि देखिए उस जगह मूवमेंट हो रही थी, वहां से बड़ी लाइट आ रही थी आपकी तरफ से और कुछ गोली चली, तो कहते हैं अच्छा ठीक है हम देखेंगे, ये बात रोकने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके की बातें होती हैं। लेवल पे, ब्रिगेड लेवल पे, डिवीजन लेवल पे, कोर लेवल पे बात होती है, मतलब पूरे सेक्टर में ये होती है। जो डिप्लोमेटिक लेवल की बात होती है कि जब आर्मी लेवल की बात निकल गई और अब आप करना है कि मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री, कि अब हमको किस तरीके से अब बात करनी है। जैसे कि नक्शे में कोई चीज ऐसी प्रावधान आ रहा है कि हमारे नक्शे में ऐसी ये दिखा रहे हैं, उनके नक्शे में वो दिखा रहे हैं, तो फिर दोनों के डिफेंस मिनिस्टर्स मिलेंगे, आपस में कार्टोग्राफिक सर्वे ऑफिसर्स आएंगे और फिर दोबारा से उसको चेक करेंगे। तो अपना लेवल बढ़ता जाता है, प्राइम मिनिस्टर लेवल तक बात जाती है। जो फौजी की जो स्थिति होती है वो फौज आपस में कर लेते हैं, पर कई बार हल नहीं निकलता। वो इसलिए हल नहीं निकलता कि पीछे से लड़ने की मंशा होती है। तो ये तो चीज तो आ गई, बट लड़ाई जरूर रहेगी। आपका मिलिट्री ऑब्जेक्टिव को लेके वो लड़ते ही रहेंगे, जैसे ये लड़ते चाइनीज लड़ते रहे। देखिए चाइनीज को एक और ये हमारे से ख्याल था कि भारत जो है ये शांति प्रिय देश वगैरह, अहिंसा की बात करता है, ये लड़ने वड़ने में नहीं होंगे, इनके जवान भी लड़ेंगे नहीं, ये सारा ख्याल था। ये नए लड़कों को, ये जो वन फैमिली के आए हैं ना, इनको ये सिखाया गया है कि तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये तो लड़ाई नहीं करते फौजी। तो इस और जो 67 में पिटे थे, वो मैं उसका अभी बाद में बताऊंगा वो नाथुला में क्या हुआ था। वो रिटायर होकर चले गए चीनी, ये नए चीनी आए हैं, इनको इसलिए झूठ बोल बोल के बताया गया है। तो जब अभी रात को जब उनके मार पड़ी जिसमें हमारे 20 लोग मरे और उनके 121 लोग मरे, ये अब नई फिगर आई है 121 लोग, 85 तो कब्रें काउंट हुई हैं। तो ये जो है यही मैं नए लोगों को झटका लगा है, ये इनको झटका लगा है। तो अब उनमें बड़ी हलचल मच गई है कि ये बड़े जालिम लोग हैं, अब ये कैसे, आप तो कहते हो ये लड़ते नहीं है, इन्होंने तो हमें डंडों से मार दिया। तो ये जो बात है, ये इस चीज को भी दूर करने के लिए मीटिंग्स होती हैं। अब मेरा प्रश्न ही है, बख्शी साहब मेरा प्रश्न ही यही था कि अब चीन के लोगों ने, हालांकि चीन में व्हाट्सएप और सोशल मीडिया बैन है, इसलिए समाचार तो वहां पर है नहीं है, सरकारी भोकू है, लेकिन किसी न किसी स्रोत से किसी के मोबाइल से लीक हुआ है, अमेरिका ने अपने मुखपत्र में लिखा है, चीन डिनाई किया, फिर चीन ने कहा कि नहीं कुछ लोग मारे गए हैं, करते करते धीरे धीरे करके फिगर पे आया है। अब जबकि ये चीन के आधिकारिक घोषणा हो गई कि भी हमारे कुछ लोग भी मारे गए थे, तो ये तो चीन में भी फैल गया होगा, चीन के दोस्तों के यहां भी फैल गया होगा। तो अब क्या इस स्थिति में आप निकट भविष्य में भारत चीन के विरुद्ध छोटा मझोला बड़ा तो होगा, तो फिर वर्ल्ड वॉर हो जाएगा, तो क्या कोई हल्की कंफ्लिक्ट देख रहे हैं या ये इसी तरह से चलता रहेगा, कुछ युद्ध जैसा नहीं दिख रहा है? एक फौजी के अनुभव का धर्म। अब आपको मैं बता देता हूं,
अभी तो हम यहीं की बात कर रहे थे, पर चीन के ऊपर एक बहुत बड़ी सिरदर्दी आ गई है। चीन ने क्या किया था कुछ सालों से, मतलब आज से 25 साल से वो अपना साउथ चाइना सी में आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रहा था। 85% ऑफ चीन का जो ट्रेड जाता है मलक्का स्ट्रेट से जाता है, उसका 70% टू 80% ऑयल वहां से आता है। और वो चाहता नहीं था कि और कोई जो ये छोटे मोटे देश हैं, फिलीपींस, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनई, ताइवान, ये इसकी उनकी शिपिंग उनके रास्ते में आए। जितने आइलैंड्स थे उन पे अधिकार करने की कोशिश करता और अपने आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना रहा था। जब आप आइलैंड का होता है आपका, तो आपकी जो बाउंड्री वहां से स्टार्ट होती है। अगर आप आर्टिफिशियल आइलैंड खड़ा कर दीजिए 300 किलोमीटर आगे, तो आपकी बाउंड्री वहां से हो रही है। तो ये जो चीज है ये बाकियों को पसंद नहीं आ रही थी। अमेरिका की शिपिंग असर कर रही थी, अमेरिका भी ट्रेड कर रहा है और सारा गेम होता है आर्मामेंट ट्रेड का। अमेरिका अपनी आर्मामेंट ट्रेड सब कंट्रीज को सप्लाई करने की बात करता है, चीन शिपिंग रोकने की बात कर रहा था, तो अमेरिका ने उसको धमकाया और इसी का नतीजा ये हुआ कि अब सारी की सारी नेवीज इकट्ठी आ गई हैं साउथ चाइना सी में। भारत की नेवी भी गई है। अब जो लड़ाई का जो माहौल है वो सारी कंट्रीज मिलके, उसमें अमेरिका के तीन एयरक्राफ्ट कैरियर, एक ग्रेट ब्रिटेन का एयरक्राफ्ट कैरियर, फ्रेंच ऑफिशियल्स, फ्रांस भी अपनी फौज शिप भेजने को तैयार है। ये सारे के सारे जो अब मिलके जो चाइना पे अब जब भारी पड़ रहे हैं, अब चाइना और इधर भारत से लड़ाई हो रही है। जब भारत ने अपने शिप्स भेज दी है वहां पे, तो लड़ाई का जो दायरा है अब लद्दाख से साउथ चाइना सी हो गया है, क्योंकि भारत उसमें भी भाग ले रहा है, उनको मदद कर रहा है, तो वो हमारी मदद करेंगे। तो अब चीन को ये बहुत सिरदर्द हो रही है। अब सिरदर्द बढ़ इसलिए रही है कि चीन ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पीओके में खोल दिया है और वो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक तक उसके वन बॉर्डर वन रोड सिल्क रूट की बात है, वो अपने जगह जगह पे अपनी वो बिजनेस हाउसेस की स्थापना कर रहा है। पीओके के एरिया में उसने जब 90 बिलियन डॉलर्स लगाए हैं। अब 90 बिलियन डॉलर्स का मतलब ये है पाकिस्तान पे उतना डेट चढ़ रहा है, तो पाकिस्तान को अपनी गिरवी जमीन रखने की बात आ रही है। तो ये सारी की सारी जो चीज है, ये पूरा सिचुएशन चीन को बहुत भारी पड़ रहा है। और जब चीन को, पहले तो ठीक था भारत से लड़ाई हो रही है, चीन ने सोचा इनको डरा धमका के साउथ चाइना सी से रफा दफा करेगा, वो नहीं हुए। अमेरिका पे टिका हुआ है। चीन सोच रहा है कि ट्रंप गिर जाए, जो बिडेन आएगा वो लड़ाई रोक देगा, वो भी नहीं होगा। अब बात है, अब इस सिर के ऊपर आ गई है चाइना की, पर चीन कैसे बैकआउट कर जाए। अगर बैकआउट कर गया तो ये जी तो चला गया, तो लोग जी के भी खिलाफत कर रहे हैं, उसकी फौज में भी उसकी अगेंस्ट आवाज उठ रही है। जी इतना एम्परर नहीं है, वो भी पिट रहा है, तो वो चाहता है कि कुछ करके दिखाए। अब वो क्या करेगा, क्योंकि यहां भारत ने क्या किया, 29-30 की अगस्त को 6 हाइट्स ले ली पेंगोंग के साउथ में। इतनी सारी हाइट्स ले ली हैं। जब हाइट्स आपके पास होती हैं तो बैटलफील्ड का कंट्रोल आपके हाथ में आ जाता है, क्योंकि आप ऊंची जगह पे बैठे हैं, आप हर जगह फायर कर सकते हैं और आपको हराने के लिए 12 गुना फौज चाहिए होती है। अगर एक आदमी चोटी पे बैठा है पहाड़ी, तो 12 आदमी चाहिए उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। आप सोचिए चीन कैसे करेगा। तो चीन इस समय जो है बड़े संघर्षपूर्ण वातावरण में फंस गया है, वो उसको पता नहीं क्या करना है, तो घड़ी घड़ी बातें मांग रहा है, टाइम दे दो, मीटिंग कर लो, ये मीटिंग वो मीटिंग, और बीच में झटके देने की कोशिश कर रहा है। शायद भारत डर जाए, शायद भारत की ऑपोजिशन इतनी तगड़ी हो जाए कि प्रधानमंत्री बाध्य हो जाए पीछे हटने के, ये बात भी कर रहा है। और हमारे कई लोग मिले हुए हैं, आपको पता है, नाम मैं नहीं लूंगा। तो ये सारे, हाँ, वो बात मुझे पता है। वो हम नहीं, तो मतलब हम नहीं लेंगे। हाँ, आप जैसे आदमी को लेना भी नहीं चाहिए। आप फौजियों को तो फौज की बात करनी चाहिए, चालबाजियों पर चर्चा ना हो। मतलब आपके बातों से ऐसा लग रहा है कि चीन इस टाइम सर्वाधिक दबाव में है, कोरोना वायरस के उस पर इल्जाम है, दुनिया इकट्ठा हो रही है। बिल्कुल। अब वीडियो बंद करने से पहले हम एक प्रश्न का जवाब, हालांकि ये प्रश्न फौजी से नहीं है, क्योंकि फौजी इसका जवाब नहीं देंगे, हम क्या
गोली बंदूक से लड़े या उससे व्यापारिक युद्ध भी लड़े, मतलब जो हमने कुछ ऐप बंद किए हैं, क्या व्यापार बंद करें या अपना व्यापार बढ़ाएं? बढ़िया युद्ध क्या होगा, व्यापार युद्ध या तलवार युद्ध? देखिए, एक छोटा सा सवाल पूछ देता हूं आपसे। आपके जमीन के ऊपर, आपकी छाती पे, आपके घर में दुश्मन घुस आया है, आप उससे वार्तालाप करेंगे, नेगोशिएशन करेंगे, कि आप उसको जान से मार के फेंक देंगे, या उसको कहेंगे अच्छा तू जाना सदर बाजार में, तेरी दुकान में बंद करवा दूंगा, तू उधर ये करा दूंगा? वो आपकी छाती में बैठा हुआ है। आपको इस समय पहली प्रायोरिटी है, आपका युद्ध होगा, साथ ही साथ आप उसकी दुकानें भी बंद करवाते रहिए। साथ ही साथ सबसे बड़ी बात जो हमको साथ ही साथ करनी है, ताइवान को रिकॉग्नाइज करिए, तिब्बत को रिकॉग्नाइज करिए, दोनों की एम्बेसी खोलिए यहां पर, और दलाई लामा को से माफी मांगिए कि आपके जन्मदिन पे हमने आपको बधाई नहीं दी, मारे डर के। ये सारी की सारी हमको चीजें करनी पड़ेंगी, हमको ये चीज। और पर लड़ाई का सबसे बड़ी प्रायोरिटी होगी, आपको अपनी मां की रक्षा सबसे ऊपर होती है, बाकी सब बाद में आता है। तो ये जो हमको सिखाया गया है ना कि हम बड़े शांति प्रिय देश हैं और ये है वो है, ये हमारी जो नीति है, मनोस्थिति, ये कमजोर कर दी गई है। ये कमजोर मनोस्थिति का कारण है कि हमारा हर एक बच्चा हमारे डरता है, लड़ाई से डरते हैं। जो कौम लड़ाई से डरती है उसका काम वो सिर्फ गुलाम बन के रह सकती है। किसी एक का तुलना दूसरे से नहीं की जा सकती। पंडित जवाहरलाल नेहरू की तुलना नरेंद्र मोदी से नहीं की जा सकती, वो तबका सर्कमस्टांसेस का ये आपका है। लेकिन क्या आपको लगता है कि जो वर्तमान प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, इनके रहते फौज प्राइड ऊंचा है, ये हम सबों को दिख रहा है। हालांकि मैं 62 में तो जन्म ही नहीं हुआ था, तो मैं क्या वहां की सिचुएशन बताऊं। तो जो अब की वाला प्रधानमंत्री है, आप इनके अब तक के कार्यप्रणाली से संतुष्ट हैं या अभी आपको इसमें और कुछ फौजी के रूप में गुंजाइश की जरूरत है? अंतिम प्रश्न है आपसे कि इस प्रधानमंत्री के क्रियाकलाप से क्या आप संतुष्ट हैं? देखिए, मैंने तो सोचा भी नहीं था बड़े सपने में कि ये जो इन्होंने 3 साल में करा है ये कभी होके भी रहेगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि किसी में इतनी हिम्मत होगी कि ये कर लेगा। अब आप बताइए, मैं ये नहीं कहता कि और कुछ करने को बाकी नहीं, बहुत करने को बाकी है, पर वो सब करेंगे। हम बताएंगे लिस्ट में क्या क्या है। अभी हमारे को, और ये जो 70 साल से हमने चाइना बॉर्डर के ऊपर हमारा लॉजिस्टिक्स का, सड़कों का निर्माण, कम्युनिकेशन का निर्माण नहीं हुआ था, हम इनसे ये भी अपेक्षा रखते हैं कि करेंगे। हम ये नहीं, पर हम उन पे उंगली नहीं उठा सकते कि ये नहीं कर रहे, ये सब कर रहे हैं। पर कई चीजें होती हैं, हम भी इतने उतावले हो जाते हैं कि यार क्यों नहीं किया अभी तक। नहीं, हमें थोड़ा इनको और समय देना पड़ेगा। पर मैं बता रहा हूं, मैं इसको इस समय आप को सच बोल रहा हूं, हमने सपने में नहीं सोचा था एक प्रधानमंत्री ये कर सकता है। हमने नहीं सोचा था। हमने सोचा था ये जितने अब आए थे वह ऐसे ही होंगे, थोड़ा सा इधर उधर की बात पूत करके और निकल जाएंगे। ये सब बात सपने में रह गई है। यहां तक कि हजम नहीं हो रहा हमारे जैसे लोगों को कि ऐसा कैसे आ गया है। तभी लोग जो हैं, जिन्होंने अपनी धारणा बनाई हुई थी कि दे राम में काम चला देंगे, उनके लिए भारी पड़ रहे हैं ये। और तभी तो देखिए ब्यूरोक्रेसी से डर डर के भागती है, छुपती है इनसे। क्यों? कि काम लेते हैं। ये है प्रधानमंत्री की ये इनकी बात। इनको मैंने बहुत पहले देखा था 1977 में गुजरात में, पर मेरे को ये भी नहीं पता था कि एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे। वो तो मैंने दूर से ही देखा था इनको। पर किसने सोचा था कि ये वही सज्जन है जो एक दिन प्रधानमंत्री बनेंगे? पर बने हैं। पर जो करा है वो मैं को अभी तक नहीं। 370 तो मैं सोच ही नहीं सकता था, सपने में भी नहीं सोच सकता था। मैंने सोचा था 37 तो एक थोड़ा एक बख्शी साहब ने हंसी वाला एक चुटकुला सुन लीजिए, हंसने बीच में हंसना चाहिए। एक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान आया कि एक आदमी कह रहा था कि ये जो अब्दुल्ला साहब है, उन्होंने कहा 370 छू के दिखाओ, 370 हट गया। एक मौलाना साहब को दिखा रहा था टिपर तलाक छू के दिखाओ,
तो ट्रिपल तलाक दिखा रहा था, एक और नेता को दिखा रहा था कि चीन से टकरा के दिखाओ, तो चीन का राष्ट्रपति उसका गर्दन दबा दे, मत बोल। जिन ने चैलेंज दिया, मोदी ने पूरा कर दिया। 370 छू के दिखाओ, खत्म। ट्रिपल तलाक छू के दिखाओ, खत्म। अब तो चीन से उकसा मत, नहीं तो पता चला चीन ही खत्म। तो माननीय प्रधानमंत्री के हौसले की और माननीय प्रधानमंत्री के काम का तो खैर कोई तुलना नहीं है, लेकिन अंत में हम शांति प्रिय लोग, आप बेशक कहें बख्शी साहब, लेकिन देखिए मानवता से बड़ा मेरे हिसाब से युद्ध नहीं है। हम अशोक के देश में रहते हैं, जहां अशोक ने दुनिया में कत्लेआम मचाया, अपने तलवार के बल पर दुनिया को विजय किया, लेकिन अंत में कहा कि ये विजय किस लिए, ये विजय किस लिए। तो बख्शी साहब, आपको अगर तलवार दे दी जाए और दुनिया नष्ट हो जाए, आप अकेले रह जाएंगे, तो आपको लगेगा यार मैंने जीत किस लिए हासिल की थी। तो वो सीन ही ना आए, मानव क्षति ना हो, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहल कौन करेगा, भारत या चीन? देखिए, लड़ाई होगी तो मानव क्षति होगी। मानव क्षति का मतलब है सिपाही मरेंगे, फौज मरेगी, मरेंगे, घायल होंगे, जान से हाथ धोएंगे, जिसको मार्टर्स कहते हैं, होगा। ये तो है। और हमारे जो युद्ध के नियम ये कहते हैं कि पर सिविलियंस के ऊपर कम से कम अत्याचार हो, हानि हो। प्रोटेक्टेड प्लेसेस, कल्चरल ऑब्जेक्ट्स, मंदिर या मस्जिद, चर्च, इनके ऊपर इनकी हानि ना हो। एनवायरनमेंट की, सबसे बड़ी एनवायरनमेंट की हानि ना हो। और यहां तक कि ये भी बताया गया, मैं बता देता हूं, आप कोई ऐसा काम ना करें एनवायरनमेंट में बदलाव ला के जीत हासिल करने के लिए, यानी कि नदियों के रुख को चेंज करने की बात आ रही है। आप आर्टिफिशियल अर्थक्वेक, भूचाल क्रिएट कर रहे हो, उसकी बात आ रही है। ये चीजें नहीं करी जा सकती। ये सब जिनेवा कन्वेंशन में लिखा है, इसका हम पूरा ध्यान रखेंगे और पूरी की पूरी इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस का हाथ को ताकतवर बनाएंगे ताकि ये काम हो सके। देखिए, इंटरनेशनल कमिटी ऑफ रेड क्रॉस ये सिखाती है लड़ाई कैसे ढंग से हो। ये नहीं कहती कि गौतम बुद्ध बन जाइए और भगवान बन जाइए, कभी नहीं कहती। वो कहती है लड़ाई करो, लाइक बॉक्सिंग कर रहे हो, ढंग से करो, रूल मत तोड़ो। ये है फाइट राइट। ये सारी संस्थाएं होते हुए चीन ने कोरोना दे दिया ना दुनिया को। सारी संस्थाएं होते हुए चीन ने दे दिया ना। आपको मैं बता दूं, अब ये आपकी आंख थोड़ी, मैं थोड़ा सा ध्यान खोल रहा हूं। ये 6th सेंचुरी बीसी से ये कोरोना की लड़ाई चल रही है। पहले लड़ाई का तरीका था, साइथियंस ने, अलेक्जेंडर द ग्रेट ने, सब ने ये तरीके अपनाए हैं। प्लेग वाली बॉडी होती थी, जैसे जो मृत शरीर होते थे प्लेग के, उनको नदियों में फेंक देना, खेतों में फेंक देना, बीमारी फैलाना दुश्मन को हराने के लिए। ये बड़ी पुरानी लड़ाई की नीति है और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में किया है ग्रेट ब्रिटेन ने, रशिया ने किया है, जापान ने किया है, सब ने किया है। ये मत भूलिए। तो फिर पर्यावरण की हानि होगी ना, सिविलियन की हानि होगी ना। आप करें कि लड़ाई मिलिट्री टू मिलिट्री हो, तो काम मिलिट्री तक है। मैं तो मिलिट्री में हूं नहीं, कोरोना से मैं दुखी हूं ना। देखिए, मैं कह रहा हूं लड़ाई ना हो, मैं तो कह रहा हूं लड़ाई ना हो, पर अगर आपके देश के ऊपर, आपकी मां के ऊपर हमला हो रहा है तो लड़ना पड़ेगा, चाहे भगवान भी आ जाए, चाहे शिव जी से लड़ाई करनी पड़े, होगी। क्यों नहीं होगी? ये बात है। लड़ने के से क्यों डरते हो? हाँ, गलत मत लड़िए। और सब अगर लड़ना बंद कर दें तो शांति आ जाएगी अपने आप। लड़ाई के बिना शांति कभी नहीं आती, ये याद रखिए। टू अर्न पीस यू हैव टू बी रेडी फॉर वॉर। पीस विल नेवर कम इफ देयर यू आर रेडी फॉर वॉर। और जिस दिन आपने लड़ाई से हाथ उठा लिया, आपकी पीस चली जाएगी, शांति भाग जाएगी। तलवार की ताकत से ही पीस आती है। आपने तलवार नीचे करी और हंगामा शुरू। बख्शी साहब, अंतिम वाक्य आपके कीवर्ड, अब बंद करूंगा, घंटा भर होने वाला है। आपसे आधे घंटे के लिए अनुरोध किया था। ये तो आपका बड़प्पन है कि आप इतना देर तक मुझे अपना मार्गदर्शन देते रहे, मेरे लोगों को अपना अनुभव से अनुभवित करते रहे। अंतिम प्रश्न, भारत को क्या करना चाहिए और भारतवासी को अपने भारत सरकार के साथ क्या करना चाहिए? अंतिम प्रश्न। सबसे पहली बात है, अब हम सारे भारतवासियों को एकाग्र होकर, एक साथ होकर ये सोचना चाहिए हम अपना कार्यक्रम बिल्कुल ढंग से करते रहें। सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इस समय, सारी पॉलिटिकल एक्टिविटीज को
अपना बंद करके ये नहीं कि ताला लगा दें, पर केंद्रित करें कि किस तरीके से भारत की लड़ाई की हम मदद कर सकते हैं, सेना की मदद कर सकते हैं, हम अपने लोगों को लड़ाई से कैसे बचा सकते हैं। अभी तक आपका सिविल डिफेंस रेडी नहीं है, कल आपके ऊपर न्यूक्लियर अटैक हो जाता है, दिल्ली में प्रावधान नहीं है कि कैसे आप लोगों को बचाएंगे, न्यूक्लियर शेल्टर नहीं है और न्यूक्लियर मेडिसिन डिवाइसेस नहीं है, केमिकल वॉरफेयर के लिए रेडी है कि नहीं है, ये सब कोई नहीं सोचा। सबको अब सोचना पड़ेगा किस तरीके से, और किस तरीके से हमारी रेल टाइम पर चलें, फौज को आगे जाना है, किस तरीके से हमारे जो मार्केट है, ब्लैक मार्केटिंग बंद हो जाए एकदम से। ये सारी की सारी चीजें, और लोग अपने संयम से, नियम से काम करें जब तक लड़ाई खत्म नहीं होती। ये है हमारा सबका धर्म और यही हमें करना है। और आप देखेंगे फौज अपने आप लड़ाई ढंग से करेगी और आपको जीत हासिल होगी। जब फौजी को पता चल जाता है मैं यहाँ लड़ रहा हूं और पीछे लोग मेरे को लूट रहे हैं, तो वो क्यों लड़ेगा, वो ये उसका ध्यान यहां रहेगा। ये बहुत बड़ी जरूरी चीज होती है। ठीक है आदरणीय बख्शी साहब, आपने अपना अनुभव बताया है। आपको जितना आपके सामने सिर्फ नतमस्तक हुआ जा सकता है, आपको धन्यवाद दे करके छोटा नहीं कर सकते। मेरी हैसियत नहीं कि मैं आपको धन्यवाद दूं, सिर्फ आपको नतमस्तक प्रणाम है और एक सादर अनुरोध है। देखिए अभी कई लोग, मतलब सैकड़ों लोग आपको इस टाइम अभी इस रात में देख रहे हैं और कई हजार लोगों ने आप इसको देख लिया इतने देर में। ये मेरा सौभाग्य है कि आप आए। दोबारा आपसे जरूर सादर अनुरोध करूंगा। अगला प्रोसेस की, जैसे आपने वो सिविल डिफेंस वाला बात कहा, ये एक बहुत बढ़िया बात है, ये 1 मिनट वाली बात नहीं है। इस पर विस्तार से किसी और दिन चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें और उत्तम स्वास्थ्य, उत्तम मन के साथ आपको सादर प्रणाम। जय हिंद, वंदे मातरम। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।